हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, भारत भूगोल का आज महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। यहाँ पे हम फसलें, प्रवास, जनसंख्या, चक्रवात, आपदा से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही शानदार ये टॉपिक है। अगर आपने हमारे प्रैक्टिस सेट लिया हो तो टेस्ट नंबर जो 26 है उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी जो मैं वीडियो में करा रही हूँ उसका ये सेट 25 है। इसके पहले मैं इसके 24 भाग करा चुकी हूँ। ये मेरा प्रैक्टिस सेट है, यूनिट वाइज है, न्यू सिलेबस के अनुसार। 11,500 प्लस MCQ इसमें है। हर यूनिट के 1,000 प्लस टॉपिक वाइज MCQ निकाले गए हैं। सॉफ्ट कॉपी 499 की आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए चाहिए तो आप इसको 1399 में प्लस कुरियर चार्ज में परचेज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में आपको सत्य कथन छांटना है। फसलें हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले हम चावल की बात करते हैं, फिर गेहूं की करेंगे, फिर मक्का की, फिर चने की। चावल की बात करें तो चावल के में प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। दूसरे पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तीसरे पे कौन है? पंजाब। ये चावल का जो होल अगर हम एवरेज उत्पादन देखें हर साल का, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पैदावार होती है इन खाद्यान्न की? तो चावल पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा पंजाब। दूसरे की बात करें अगर हम गेहूं की, तो गेहूं सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर होता है मध्य प्रदेश में और तीसरे नंबर पर होता है पंजाब में। ये भी सही है। मक्के की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा मक्का कर्नाटका में होता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में होता है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में होता है। चने की बात की जाए तो चना पहले नंबर पर महाराष्ट्र में होता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश में और तीसरे पे राजस्थान में। देखो, अगर हम बात करें तो गेहूं, मक्का और चना, इन तीनों में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। बाकी चावल में नहीं है, बाकी सब में दूसरे स्थान पर है। तो ये सभी कथन इसके सही हो जाएंगे। दूसरा है, मोटे अनाज में प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटका है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है। तो जो कर्नाटक है वो मोटे अनाज में प्रथम राज्य है। कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो मोटे अनाज में प्रथम राज्य है, याद रखना। कौन सा जो मोटे अनाज में प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटका है। अगला है, कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है, 2023 के सर्वेक्षण के अनुसार। कुल दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? दलहन की बात की जाए तो दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य 2023 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश है। दलहन में कौन है? मध्य प्रदेश। कपास उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? कपास की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कपास जो होता है वो गुजरात में होता है। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? गुजरात में। सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? राजस्थान में सरसों होती है। ग्राम से नगरीय प्रतिशत कितना? नगरीय प्रवास मतलब गांव से नगर में कितने लोग गए हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 22.01%। 22.01% लोग गए हैं। कितने? 22.01% लोग गए हैं। गांव से नगर में कितने गए हैं? 22.01% गए हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। अगला है, किन में प्रवास की संख्या उत्पादन ज़्यादा है? कहाँ पर मतलब किस वर्ग में प्रवास की संख्या ज़्यादा रहती है? पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में या कोई नहीं? तो हमेशा जो प्रवास की संख्या रहती है वो महिलाओं में ज़्यादा रहती है। कहाँ पे रहती है? महिलाओं में प्रवास की संख्या ज़्यादा होती है। क्या होता है कि महिलाओं की शादी हो जाती है, शादी के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ता है। पुरुषों को तो केवल रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है, जबकि महिलाओं का एक मतलब हर महिला का एक ये उसके जीवन का ही एक हिस्सा है कि उसको अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा महिलाओं में प्रवास देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक प्रवास के कितने प्रकार हैं? भारत में आंतरिक प्रवास के 4 प्रकार होते हैं। ग्राम से ग्राम, ग्राम से नगर, नगर से ग्राम, नगर से नगर, ऐसे 4 प्रकार होते हैं। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल आंतरिक प्रवास का कितना प्रतिशत ग्राम से ग्राम में हुआ है? 47.4%। मतलब एक गांव से दूसरे गांव में 47.4% हुआ है। आंतरिक प्रवास है ये, गांव से गांव में कितने प्रतिशत हुआ है? 47.4% हुआ है।
अगला है प्रवास के बारे में कौन सा सही है। गांव से गांव 47.4% बिल्कुल सही है। गांव से नगरीय 22.60% ये भी सही है। नगर से ग्रामीण 22.10% ये भी सही है। नगर से नगर 7.90% ये भी सही है। सभी कथन सही है और ये आपको चारों आंतरिक प्रवास के प्रकार भी है। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से क्वेश्चन इसलिए डाले हैं ये 5 ऑप्शन में कि आपको ये इनसे अगर एक एक क्वेश्चन भी बनता है कि ग्राउंड से ग्राम कितना प्रवास है, ग्राउंड से नगरीय में कितना प्रवास है, तो आप क्वेश्चन को कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इनके जो प्रतिशत है वो भी याद रख लेना। याद रखना सबसे ज़्यादा प्रवास महिलाओं में है और गांव से गांव प्रवास ज़्यादा है। सॉरी, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा थोड़ा, हमारे घर के पीछे साइड से सुंदरकांड हो रहा है तो उसी के कारण आवाज़ आ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवासियों की संख्या कितनी है? 45.3 करोड़ है कुल आंतरिक प्रवासियों की संख्या। किन राज्यों में आंतरिक प्रवास सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्यों में आंतरिक प्रवास सबसे अधिक है। बड़ा शहर है, यहाँ पे ज़्यादा लोग इधर से उधर होते रहते हैं, बड़ा राज्य है। तो किन राज्यों में अप्रवास अधिक रहा है? देखो, अप्रवास मतलब होता है जहाँ पे कोई कहीं जाता ही नहीं है, जहाँ है वहीं रह रहा है, बहुत कम ही लोग जाते हैं। तो वो ये कारण है कि वहीं पर ही अपने क्षेत्र में ही इतना ज़्यादा रोजगार मिल रहा है कि दूसरे क्षेत्र में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो महाराष्ट्र में अप्रवास सबसे ज़्यादा रहा है। अगला है जनघनत्व की दृष्टि से 2011 के अनुसार जनघनत्व की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है? जनघनत्व की दृष्टि से प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल है और उसके बाद बिहार है। उस सबसे कम की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है। भारत में जाति आधारित जो जनगणना है वो कब शुरू हुई थी? भारत में जाति आधारित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। एकमात्र राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार जिसकी जनसंख्या में कमी आई थी तो नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई है 2011 की जनगणना के अनुसार। फ्रेंड्स, हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में आना है। हर बारी हमारी टेस्ट सीरीज़ से करीब 80 से 82% क्वेश्चन हमारी ही टेस्ट सीरीज़ से आते हैं। साथ में मैं जो ग्रुप में तैयारी कराती हूँ, जो आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ ग्रुप देते हैं, तो वो आप लोगों के लिए एकदम रामबाण सिद्ध होता है, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चन का रिविज़न कराती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किस में कमी आई है 2011 की जनगणना के अनुसार? जनसंख्या में नागालैंड में। निम्न में सही कथन छाटिए। भारत का जनघनत्व 382 है, बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का 236 है। भारत की साक्षरता की बात की जाए तो 80.9 है, जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 69.7% है। भारत का लिंगानुपात 943 है और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश की लगभग 20% है। तो ये सभी कथन सही हो जाएंगे और ये सभी कथन आपको याद होना चाहिए। अगला है निम्न में सही कथन छाटिए। सबसे पहला है नगरीय प्रतिशत कितना है? भारत का नगरीय प्रतिशत है 31.01%। मतलब भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 31% कहाँ रहते हैं? नगर में रहते हैं और 69% कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं। भारत की जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 51.47%। महिला जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 13.6%। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? केरल में है। कितनी है? 92.1। तो ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन 19वां जो क्वेश्चन, अगर आपने हमारा ये टेस्ट लिया होगा तो टेस्ट 26 का जो 18वां 19वां क्वेश्चन है उससे आपके करीब खुद ही से ही 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग इन दोनों क्वेश्चन से ही। तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का घटते क्रम में बताना है। देखो, तो सबसे ज़्यादा घनत्व बताना है, उसके बाद सबसे कम बताना। देखो, दिल्ली का घनत्व सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व दिल्ली का है, फिर चंडीगढ़ का स्थान आता है, फिर पुडुचेरी का, फिर दमनदीप का और फिर लक्षद्वीप का। तो ये सभी क्रमांक इसके सही हो जाएंगे। लिंगानुपात के अनुसार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का क्रमानुसार बताइए किसका लिंगानुपात कितना है? केरल का 1048 है, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का ही है।
उसके बाद पुडुचेरी का है 1037, उसके बाद तमिलनाडु का है 995 और उसके बाद आंध्र प्रदेश का है 993। तो ये सभी पूरे क्रमांक से ही लगे ABCD। इसी प्रकार से भारत का लिंगानुपात है। सर्वाधिक साक्षरता के आधार पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को घटते क्रम में लगाइए। सर्वाधिक साक्षरता के आधार पर सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है, उसके बाद है लक्षद्वीप में, उसके बाद है मिजोरम में, उसके बाद है गोवा में और 5वें नंबर पर है त्रिपुरा में। केरल, लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पर मिजोरम आएगा, याद रखना, और चौथे पे गोवा आएगा और 5वें पे त्रिपुरा आएगा। तो ये सभी सही हो जाएंगे। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व है, वो कितना है बिहार का जनघनत्व? तो बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व है वो कितना है? 1102। बिहार का कितना है? 1102। बिहार के बाद किसका जनघनत्व ज़्यादा है? बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का ज़्यादा है। बिहार का सबसे ज़्यादा है और उसके बाद किसका है? पश्चिम बंगाल का ज़्यादा है, याद रखना। अगला है मध्य जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं जिनका मध्य जनघनत्व है? गोवा, महाराष्ट्र, असम। ये तीनों ही ऐसे राज्य हैं जिनका जनघनत्व मध्य जनघनत्व कैटेगरी में आता है। बेपर जो है चक्रवात अभी हाल ही में आया था, तो बेपर जो है जो चक्रवात है उसने कहाँ पर आया और उसने किसको प्रभावित किया? तो बेपर जो है चक्रवात गुजरात में आया है। कहाँ पे आया है बेपर जो है चक्रवात? गुजरात में आया है। अगला है मिथिली चक्रवात कब आया है? मिथिली नामक चक्रवात की बात की जा रही है। मिथिली जो चक्रवात है वो कब आया है? मिथिली चक्रवात नवंबर 2023 में आया है। मिथिली चक्रवात कब आया है? नवंबर 2023 में। चक्रवात कितने अक्षांश में विकसित होते हैं? चक्रवात जो होते हैं वो कितने अक्षांश में विकसित होते हैं? 10 से 15 डिग्री अक्षांश में। चक्रवात के लिए कितना अक्षांश चाहिए है? 10 से 15 डिग्री अक्षांश चाहिए। मरुस्थल विकास जो कार्यक्रम है वो कब आया था? मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977 में आया था। भारतीय सुनामी चेतावनी केंद्र कब बना है? 2007 में भारतीय सुनामी चेतावनी केंद्र बना। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 1954 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई? 1976 में। भारत में कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत में है, अंडमान में ये स्थित है। भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली 2015 में कहाँ पर बनी है? देहरादून में भूकंपीय चेतावनी प्रणाली बनी है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा है? भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस जोखिम क्षेत्र में आते हैं? अत्यधिक जोखिम क्षेत्र में आते हैं। अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह है वो किस में आते हैं? अत्यधिक जोखिम क्षेत्र में आते हैं। अगला है जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? जैतापुर। तो जैतापुर जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो महाराष्ट्र में है। जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? जैतापुर जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में स्थित है जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। अगला है तेल क्षेत्र के बारे में। तेल क्षेत्र है ये, तेल क्षेत्र के बारे में बताओ, सही कथन बताओ। तो असम डिगबोई में है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश का निगरू तेल क्षेत्र, ये भी सही है। नागालैंड का बोरहोल क्षेत्र है, बोरहोल्ला क्षेत्र बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो ये तीनों ही ये सही हो जाएंगे, तो ये सभी सही इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट दिल्ली मेट्रो को कितने प्रतिशत ऊर्जा देगा? 24% ऊर्जा देता है रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट दिल्ली मेट्रो को। अगला है बीना रेलवे स्टेशन पर कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा? बीना रेलवे स्टेशन पर 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा। कहाँ पर? बीना रेलवे स्टेशन पर। कुकड़ू पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? कुकड़ू पवन ऊर्जा, ये पवन ऊर्जा का केंद्र है और ये कहाँ पर है? बैतूल में है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने मुझे व्हाट्सअप पर फॉलो नहीं किया है तो हाय लिखकर मुझे व्हाट्सअप पर फॉलो कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट आपको स्टेटस के थ्रू मिलता रहेगा। ऊर्जा उत्पादन में तापीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? ऊर्जा उत्पादन में तापीय ऊर्जा का 56.80% है। ऊर्जा उत्पादन में तापीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? 56.80। आगर सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है? 550 मेगावाट है आगर सोलर प्लांट की क्षमता। शाजापुर सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है? शाजापुर सोलर प्लांट की है 450 मेगावाट। अगला है निम्न में कौन सा सही है? सबसे पहला है कोयला उत्पादन 49% होता है। मतलब कोयला उत्पादन से ऊर्जा कितनी मिलती है ये पूछ रहे हैं
निम्न में कौन सा सही है ऊर्जा उत्पादन में? निम्न में कौन सा सही है ऊर्जा उत्पादन में? तो कोयला उत्पादन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 49%। कोयला उत्पादन से कितनी मिलती है? 49% ऊर्जा मिलती है। इसके बाद प्राकृतिक गैस से कितनी मिलती है? 5.2%। खनिज तेल से 0.1%। तो ये सभी सही हो जाएंगे। गैर जीवाश्म ईंधन में किसका कितना प्रतिशत है? कितनी ऊर्जा मिलती है? जलीय ऊर्जा से कितनी ऊर्जा मिलती है? 11.2%। परमाणु ऊर्जा से कितनी मिलती है? 1.6%। सौर ऊर्जा से कितनी मिलती है? 16.02%। मतलब ये सभी कथन सही हो जाएंगे। अगला है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1955 में बना था, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। और मध्य प्रदेश का जो लघु उद्यम निगम लिमिटेड है वो 1961 में बना था। भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। और भारतीय उद्यम संस्थान अहमदाबाद में है। उद्यम संस्थान अहमदाबाद में है, उद्यमशीलता गुवाहाटी में है। पवन ऊर्जा में पवन की गति कितनी होती है? 4 से 12 मीटर प्रति सेकेंड होती है। भारत में कितनी ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता है भारत के पास? भारत के पास ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता 8000 मेगावाट है। कितनी है? 8000 मेगावाट। ज्वारीय ऊर्जा में कितने मीटर ज्वार की आवश्यकता होती है? 5 मीटर से ऊंचे। ज्वारीय ऊर्जा में कितने मीटर ज्वार की आवश्यकता होती है? 5 मीटर से ऊंचे ज्वार की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा 7000 मेगावाट क्षमता की कहाँ पे? सबसे ज़्यादा जो ज्वार आते हैं वो गुजरात में आते हैं। याद रखना, सबसे ज़्यादा गुजरात में कहाँ आते हैं? सबसे ज़्यादा गुजरात में जो कच्छ की घाटी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा की 5 मीटर ज्वार ऊँचे ज्वार की, ये इस प्रकार से जो ज्वार भाटा नद समुद्र में आते हैं उसको हम ज्वार बोलते हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कच्छ क्षेत्र में कितनी क्षमता की पवन ऊर्जा इकाई है? कच्छ क्षेत्र में 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई है। कितनी? 1100 मेगावाट की। पवन ऊर्जा में प्रथम राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा में प्रथम राज्य तमिलनाडु है। ज्वारीय ऊर्जा में कौन है? गुजरात है। पवन ऊर्जा में कौन है? तमिलनाडु। याद रखना। 31 मार्च 2023 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? 42 गीगावाट है। सौर तालाब परियोजना कहाँ पर आई थी? सौर तालाब परियोजना भुज में आई है। सौर तालाब परियोजना कहाँ आई? भुज में। 2030 तक कितना प्रतिशत विद्युत उत्पादन का लक्ष्य गैर परंपरागत साधनों से रखा गया है? 40%। 2030 तक 40% विद्युत उत्पादन का लक्ष्य गैर परंपरागत साधनों से रखा गया है। अगला है भारत में अक्षय ऊर्जा की क्षमता कितनी है? किसमें? भारत में अक्षय ऊर्जा की क्षमता कितनी है? तो अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता है वो है 151 गीगावाट। 151 गीगावाट है अक्षय ऊर्जा की क्षमता। अक्षय ऊर्जा की क्षमता कितनी है? अक्षय ऊर्जा की क्षमता है 151 गीगावाट है। अगला है अंत्योदय अन्न योजना में कितने किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो खाद्यान्न दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ कब हुआ था? 1997 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया। केंद्रीय भंडारण निगम 2011-12 में कितने निदेशक हैं? तो इसमें 14 निदेशक हैं। भारत में जो राशन प्रणाली की शुरुआत है वो कब से की गई थी? 1940 से की गई थी। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का शोरूम क्या होता है? कृषि लागत और जो मूल्य आयोग है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का शोरूम होता है। FAO या खाद्य कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, और इसका मुख्यालय है रोम में। अगला है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं व चावल का भंडार है। बिल्कुल सही है।
दूसरा है न्यूनतम समर्थन कीमतों के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें हो जाती हैं, ये भी सही है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, कथन 1 और 2 दोनों सही। निर्गम कीमत या इशू प्राइस गठन क्या होता है? तो निर्गम जो प्राइस होता है, समाज में गरीब तबकों को बाजार कीमत पर अनाज का वितरण करना, समाज के सभी वर्गों को बाजार कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराना। तो क्या होता है? तो निर्गम कीमत का मतलब होता है समाज के जो गरीब तबके रहते हैं उनको बाजार की कीमत से कम कीमत पर अनाज उत्पन्न कराना। राशन कार्ड के संदर्भ में बताना है आपको क्या सही है। अंत्योदय कार्ड लोगों के लिए निर्धन में भी निर्धन है। बीपीएल कार्ड लोगों के लिए गरीबी रेखा से नीचे और एपीएल अन्य लोगों के लिए। तो ये सभी इसके सही हो जाएंगे। अगला है भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा में शुरू की गई विभिन्न योजना उनके संबंध में लक्षित समूह के संदर्भ में कौन सा मतलब सही है? सार्वजनिक वितरण सर्वजनों के लिए। लक्षित सार्वजनिक वितरणी जो है निर्धनों में सबसे निर्धन और गैर निर्धन। अंत्योदय अन्न योजना निर्धनों में सबसे निर्धन के लिए है। अन्नपूर्णा योजना पिछड़े ब्लॉकों के लिए है। तो अन्नपूर्णा योजना सबके लिए है, पहला सही हो जाएगा। लक्षित सार्वजनिक जो प्रणाली है वो निर्धनों में सबसे निर्धन के लिए है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ए बी सी तीनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। भले ही बाजार में सामान की कीमत अधिक हो, लेकिन किसान डैश को किसान पसंद करते हैं क्योंकि वह थोक में खरीदता है। तो किसान भारतीय खाद्य निगम को ही पसंद करता है। किसान किसको पसंद करता है? भारतीय खाद्य निगम को ही पसंद करता है। अगला है पुनर्निर्मित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो शुरुआत 1992 में कब हुई थी? पुनर्निर्मित सार्वजनिक जो प्रणाली है उसका मतलब होता है एपीडीएस। इसको पुनर्निर्मित सार्वजनिक प्रणाली कहते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। 1992 में भी इसकी शुरुआत किस महीने में हुई थी? तो इसकी जनवरी, अगस्त, जुलाई या जून में हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इसकी हुई थी जून में। जून 1992 में पुनर्निर्मित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। जून 1997 में शुरू किया गया, जिसमें परिवार को लाभ के लिए लाभ की परिकल्पना शुरू की गई। तो ये क्या शुरू किया गया था? लक्ष्य सार्वजनिक निर्देश प्रणाली शुरू की गई थी, जिसमें लाभ के लिए लाभ की परिकल्पना की गई थी। अगला है भारत का कौन सा राज्य जो है वो खाद्य असुरक्षा से सबसे ज़्यादा ग्रसित है? तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान, ये सभी सबसे ज़्यादा असुरक्षा से ग्रसित हैं। टीपीडीएस के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को एपीएल व बीपीएल परिवारों में अलग कर दिया गया है। एपीएल का विस्तार क्या होता है? एपीएल का विस्तार होता है गरीबी रेखा से ऊपर। एपीएल का क्या विस्तार होता है? मतलब अपर लेवल ऑफ पावर्टी लाइन। बीपीएल का मतलब होता है बिलो लेवल ऑफ पावर्टी लाइन। और एपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एपीएल का फुल फॉर्म होता है मतलब गरीबी रेखा, अबाव पॉवर्टी लाइन इसको बोलते हैं, अबाव पॉवर्टी लाइन। और बीपीएल का क्या होता है? बिलो पॉवर्टी। मतलब इस कार्ड में वे परिवार आते हैं जो गरीबी सीमा से अधिक कमाते हैं, उनको हम एपीएल कहते हैं। बीपीएल मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो निर्धन रेखा से भी नीचे होते हैं। बीपीएल परिवारों को एपीएल परिवारों की तुलना में कितनी कीमत पर खाद्यान्न मिट्टी का तेल मिलता है? आधी कीमत पर। कितने पे मिलता है? आधी कीमत पर मिलता है। अगला क्वेश्चन है खरीद किस मूल्य पर की जाती है? क्वेश्चन है खरीद किस मूल्य पर की जाती है? न्यूनतम समर्थित मूल्य पर की जाती है। विभिन्न स्थानों पर रेस्टोरेंट में खाना खरीदा जाता है, वहाँ से इसकी आपूर्ति किसके अनुसार की जाती है? जो आपूर्ति होती है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अन्नपूर्णा योजना अप्रैल में कब आरंभ हुई थी? अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2000 में आरंभ हुई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का
पीडीएस घटिया, बेहतर, रेगिस्तानी, बाजार के लिए अनाज को खुले में भेजता है। बेरासन की दुकानों पर गुणवत्ता वाले खराब अनाज की दुकानें हैं, वगैरह वगैरह। क्या है ये? तो ये अच्छी कीमत वाले राशन की दुकानें हैं। सार्वजनिक वितरण की प्रणाली के संबंध में इनमें से क्या सही नहीं है? तो ये राशन की कीमतें अच्छी जो मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज हैं उस पर थोक पर आधारित है, ये सही नहीं है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति माह दिया जाने वाला जो उत्पाद होता है वो कितना दिया जाता है? तो जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके अंतर्गत जो अनाज दिया जाता है वो 35 किलो दिया जाता है। पीला कार्ड किसे जारी किया जाता है? जो पीला कार्ड होता है वो गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग होते हैं, मतलब बीपीएल लोग होते हैं, उनको पीला कार्ड जारी किया जाता है। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष टिकट जारी किया गया था। वो किसने जारी किया था? तो गेहूं क्रांति नामक एक विशेष टिकट जारी किया था मोतीलाल नेहरू ने 1968 में ये जारी किया था। अगला है सबसे विनाशकारी जो अकाल बंगाल में आया था वो कब आया था? तो वो आया था 1943 में। 1943 में सबसे विनाशकारी अकाल आया था। राशन दुकानों का वैकल्पिक नाम और क्या है? राशन दुकानों का वैकल्पिक नाम है उचित मूल्य की दुकानें। इनको और क्या कहते हैं? उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। हाल ही में झारखंड में किस स्थान पर भूख से मौत देखी गई थी? तो झारखंड में जो पलामू नामक जगह है वहाँ पर भूख से मौत देखी गई थी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में 94% राशन दुकानें सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाती हैं? सहकारी समिति द्वारा मतलब 94% दुकानें चलाई जाती हैं। तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 94% जो दुकानें हैं वो सहकारी समिति द्वारा चलाई जाती हैं। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला है भारत में राशन प्रणाली जो है वो किस दशक में शुरू की गई थी? राशन प्रणाली किस दशक में आई थी? तो वो जो राशन प्रणाली आई थी वो 1940 के दशक में आई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने अभी एक फेसबुक पेज भी बनाया है, कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में इंस्टा आकांक्षा 1957 के नाम से कर सकते हैं। अगर आप हमारा ये प्री का पैकेज लेना चाहते हैं, प्री के हमारे थ्योरी नोट्स भी है। अगर आप नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीलिम्स के थ्योरी नोट्स भी ले सकते हैं। ये हमारा मेंस का पेपर 4 का पैकेज है। पेपर 4 की टोटल 4 बुकलेट आएंगी, ये आप परचेस कर सकते हैं। हैंड रिटन फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ये नोट्स हैं, तो आप इनको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र के जो पैकेज है हमारा 6 बुकलेट का पैकेज आएगा समाजशास्त्र का, वो भी जल्दी ही आने वाला है। भारत में राशन प्रणाली किस दशक में शुरू की गई थी? 1940 के दशक में। बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार किस कीमत पर अनाज खरीदती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी पर खरीदती है। उस गैर सरकारी संगठन का नाम बताइए जिसने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की सुविधा की प्रदान की है। तो विकास विज्ञान अकादमी महाराष्ट्र ने अनाज बैंकों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है। कौन सा तर्क इस विचार का समर्थन नहीं करता कि खाद्यान्न में बफर स्टॉक का उच्च स्तर बहुत अवांछनीय है? उच्च वहन लागत ये करता है, खाद्यान्न की बर्बादी ये भी करता है, अनाज की गुणवत्ता में गिरावट ये भी करता है, खाद्यान्नों का उचित एवं सर्वोत्तम रखरखाव ये जो है बफर स्टॉक को अवांछनीय नहीं मानता। किस वर्ष में एफसीआई के पास खाद्यान्न भंडार जो था वो सबसे ज़्यादा था? तो एफसीआई के पास जो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न भंडार था वो 2002 में था। कब था? 2002 में। भारत में सबसे विनाशकारी अकाल 1943 में पड़ा था और सबसे विनाशकारी था वो, और वो कब आया था? 1943 में। कहाँ पर आया था सबसे विनाशकारी अकाल? 1943 में बंगाल में आया था। किस वर्ष में हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में 200 मिलियन टन प्रति वर्ष का आंकड़ा पार कर लिया था? तो किस वर्ष में पार किया था? 2015-16 में। कौन सी योजना सभी क्षेत्रों के गरीबों के लिए शुरू की गई थी? सभी क्षेत्र के गरीब इसमें आ सकते थे। टीपीडीएस जिसको हम बोलते हैं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सभी क्षेत्र के गरीबों के लिए शुरू की गई थी। दीर्घकालिक भूख से क्या तात्पर्य है? कम आय वाली,
भोजन की अपर्याप्त मात्रा, भोजन की अपर्याप्त गुणवत्ता, सभी। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा आपको पसंद आया होगा। ये प्रैक्टिस सेट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारा ये प्रैक्टिस सेट परचेज़ कर सकते हैं। यूनिट वाइज नए सिलेबस के अनुसार है। बहुत ही सुपर डुपर प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।